हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आईटीएफ का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 2। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था, साइन इनवर्स का ग्राफ किया था, उसकी डोमेन वगैरह निकाली थी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स का हम जानते हैं कि ग्राफ कैसा होता है। कॉस एक्स की बात करें पहले तो कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई में ऐसा होता है। हम जानते हैं कि हमको क्या करना होता है, पहले 1/1 बनाना होता है। तो हमने कॉस थीटा की डोमेन को और रेंज को इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो 1/1 हो जाए। तो मैंने डोमेन कॉस एक्स की क्या ले ली, यहाँ पर 0 से पाई ले ली, और रेंज क्या ले ली, +1 से -1 से +1 के बीच में। तो अब देखो 0 से पाई में और रेंज -1 से 1 में, ये क्या हो गया, 1/1 हो गया। ये ग्राफ होता है कॉस एक्स का। अब इसकी हम क्या करेंगे, इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं। तो हम इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाते थे, हम इन्वर्स फंक्शन जब बनाते थे हम y=x के रेस्पेक्ट में इसकी क्या लेते थे, इमेज लेंगे। तो y=x के रेस्पेक्ट में जब हम इमेज लेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, इसकी इमेज तो इधर आ जाएगी, इसकी इमेज इधर आएगी और ये भी उधर चला जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ आ जाएगी इमेज इस वाले ग्राफ की। अगर हम y=x के रेस्पेक्ट में इमेज लेंगे तो वो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है आपको तो वैसे तो ग्राफ, लेकिन मैंने बता दिया किस तरह से हमारे को इमेज के थ्रू निकलता है। तो -1 से 1 इसका जो यहाँ पर जो रेंज थी कॉस एक्स की -1 से 1, वो यहाँ पर क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। और यहाँ पर जो डोमेन थी 0 से पाई, वो यहाँ क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो 0 से पाई के बीच में ये रेंज आ गई। तो ये 0 से पाई के बीच में रहेगा वाई एक्सिस पर कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स एक्सिस पे -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा बच्चों। ये पाई पर, ये -1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो पाई आ रही है, और 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, π/2, और 1 पर वैल्यू क्या हो रही है इसकी, 0। इसी तरह से अगर हमको निकालनी है, सपोज करो -1/2 पर वैल्यू निकालनी है, तो -1/2 पर जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो ये आएगी, तो यानी π/2 से बड़ी आएगी। हम जानते हैं कॉस एक्स, कॉस थीटा की बात करें तो ना -1/2 कहाँ पे होता है, यानी निगेटिव कहाँ होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो π/2 से पाई के बीच में 1/2 माइनस का कौन सी वैल्यू लेता है, हम जानते हैं 2π/3। ठीक है बच्चों, तो अब हम वापस यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, -1 से पाई 1, रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई। ये देख रहे हैं हम, इसका जो ग्राफ है नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बाएं से दाएं तरफ जाने पर। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें, इसकी जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ना तो ये सिमेट्रिक है इसलिए ये इवन भी नहीं है, और ना ही ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है इसलिए ये ना ही ऑड है। तो ये नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। और बच्चों कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये अपन ने फंक्शन में पढ़ा था, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये पॉइंट कौन सा है, 0, π/2। ये कौन सा पॉइंट है, 0, π/2। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये बच्चों ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है। और जब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो अपन ने एक ए और बी के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक है तो अपन ने पढ़ा था एक फार्मूला कि f(a - x) प्लस f(a+x) इक्वल टू क्या होता है, 2b होता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे ये निकाल लिया, ये रिलेशन आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। हमने मान लिया कॉस इनवर्स एक्स -x को थीटा मान लिया बच्चों। तो -x क्या हो जाएगा बच्चों, उस तरफ ले जाएंगे कॉस थीटा हो जाएगा, या दोनों तरफ कॉस ले लिया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब मैं दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले रहा हूँ, तो कॉस इनवर्स लिया। इसमें दोनों तरफ जब हम कॉस इनवर्स लेते हैं, ये ध्यान रखें बच्चों, जब दोनों तरफ कॉस इनवर्स लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉस की जो रेंज है, हमारे पास कॉस इनवर्स की रेंज है वो 0 से पाई है। तो ये दोनों तरफ कॉस इनवर्स हम कब ले सकते हैं, जब ये भी 0 से पाई के बीच में हो। यहाँ पर थीटा 0 से पाई के बीच में होता था जब हमने लिया, तो ये भी 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। जब थीटा 0 से पाई के बीच में है तो माइनस थीटा -π से 0 के बीच में हो जाएगा। माइनस थीटा किसके बीच में हो जाएगा, -π से 0 के बीच में। और उसमें अगर पाई जोड़ेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ, थीटा किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में। तो माइनस थीटा किसके बीच में हो जाएगा, -π से 0 के बीच में। और पाई ऐड करूँगा तो पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में। तो अगर ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है कॉस के केस में, साइन के केस में क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो कॉस के केस में अगर ये 0 से पाई के बीच में, तो दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले सकता हूँ। तो मैंने दोनों तरफ कॉस इनवर्स लिया, या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम आगे जाके भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में।
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, और इधर कॉस इनवर्स लूँगा तो कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, इसमें सीधा क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इधर आ जाएगा। थीटा अपन ने क्या माना था, कॉस इनवर्स, थीटा इधर ले आएंगे, ये आ गया। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई हो गया, और थीटा हमने क्या माना था, ये माना था। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास, या इधर से ही भी हम यूँ लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू लिख दी कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास बच्चों। तो ये प्रूफ समझ में आया होगा। इसका इस तरह के जो प्रूफ है हम आगे एक प्रॉपर्टी करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो बच्चों ध्यान रखना है, आगे भी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं। कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था तरीका, हमको कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ लिखना है। यहाँ से क्या मतलब है, कॉस थीटा क्या होना चाहिए, माइनस हाफ। तो बताओ थीटा की किस वैल्यू के लिए वैल्यू माइनस हाफ होगी। थीटा हमको क्या लेना होता है, हम जानते हैं कॉस इनवर्स की जो रेंज है, अभी हमने किया, कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ थी, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में थी। तो 0 से पाई के बीच में हमको लेना है, ध्यान रहे, 0 से पाई के बीच में लेना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कहाँ होती है, हम जानते हैं सेकंड क्वार्टर में होती है, और 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू क्या होती है, थीटा इक्वल टू 2π/3। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2π/3। इसको अगर मैं थीटा मानूँ तो ये थीटा की वैल्यू हो गई। तो अगेन वही हमारे पास, वैसे ही कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिया, कॉस इनवर्स √3/2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये बताना है कि कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, कौन से एंगल के लिए होती है। तो हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 के बीच में, यानी हमारे को 0 से पाई के बीच में बताना है, यानी ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, π/6। इसी तरह से हमारे को बताना है कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है। तो कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू तो हमने ग्राफ से भी निकाली थी, तो ग्राफ से भी देख सकते हैं -1 पर वैल्यू क्या है, पाई। या वैसे निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, 0 से पाई में। तो बच्चों हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ में एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पर ये हमने ग्राफ बताया था, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ है। तो ये देखें कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के अबोव है। तो यहाँ पर जो हमने ये चीज़ लिखा है यहाँ पे मैंने, कि जो कॉस इनवर्स एक्स होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, मतलब ये जीरो या जीरो से वो बड़ा है, ये नीचे की तरफ नहीं है, बिलो एक्स एक्सिस नहीं है। तो कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो या जीरो से बड़ी होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/2 है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि कॉस इनवर्स एक्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ध्यान रहे, ये एक्स नेगेटिव हो सकता है लेकिन इस कॉस इनवर्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कॉस इनवर्स एक्स -1/2 कभी हो ही नहीं सकता, तो एक्स क्या हो जाएगा, 5। इसी तरह से अगर हम बात करें इफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों दोनों तरफ ये एक्स की 1/4 हम जानते नहीं वैल्यू, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हम जानना चाह रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे इस केस में, एक्स कॉस ले लेंगे। तो दोनों तरफ कॉस लिए तो कॉस इनवर्स, या कॉस इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 1/4। ये बच्चों ऐसे ही रहेगा, कॉस 1/4, इसकी वैल्यू क्या आई, कॉस 1/4। इसी तरह से अगर हमसे पूछ रहा है इफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 है, तो सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हों तो सबसे पहले देख लिया करो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -1/2 दी है, तो हमको देखनी है कि 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, तब तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये 0 से पाई नहीं था तो नो सॉल्यूशन आ गया। कॉस इनवर्स एक्स 1/4, तो ये 0 से पाई के बीच में है, जो पाई क्या होता है 3.14 होता है करीब, तो ये 0 से पाई के बीच में है, इसलिए इसका आंसर आ गया। अब कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 है, तो इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा चेक करें। तो हम जानते हैं ये कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच में जाता है, जो कि इसके बीच में ही आ रहा है, तो इसका मतलब आएगा। तो कॉस को उधर भेज देंगे, कॉस इनवर्स को, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, cos 2। ठीक है बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ डोमेन वगैरह निकालने के लिए, जैसे पहले किए थे, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। तो वही बच्चों हम जानते हैं कि जिसका कॉस इनवर्स लिया जा रहा है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए बच्चों, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इसको -1 से 1 के बीच में रख दिया, 1 इधर ट्रांसफर कर दिया, -1 इधर भी ट्रांसफर कर दिया, तो 0 हो गया और ये 2 हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया। जब x 0 से 1 है तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे। जब अब डबल इनइक्वलिटी होता है तो हम 2 बार सॉल्व करते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं।
तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है या बराबर है, तो वो तो हमेशा ही होता है, तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया यहाँ तो। और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इस तरफ लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, और एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर कर दिया हमने। और फैक्टर करने के बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, एक्स की वैल्यू -1 से 1 आएगी। तो इसका डोमेन क्या आ गया, -1 से 1 आ गया। सेकंड है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डोमेन निकालना है हमें। तो अगेन जिसका कॉस इनवर्स ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए बच्चों। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ करनी है हमारे को, -1 से 1 के बीच में रखनी है। तो ये -1 से 1 के बीच में मैंने रख दी वैल्यू, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर ले गए तो ये आ गया, और इधर भी ले गए, इधर आ गया। अगेन ये डबल इनइक्वलिटी है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसको इधर ले गए तो ये 2x स्क्वायर -1 से बड़ा हो गया, जो कि हमेशा ट्रू होता है क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमेशा ट्रू है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, 0 लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये भी हमेशा ट्रू है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इस वाले का दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। तो हमारे पास इसका डोमेन क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू -12 से +1/√2 क्लोज है, तो हमको कॉस इनवर्स एक्स निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक्स दे रखा है -12 से 1/√2। अब क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का ग्राफ जो होता है डिक्रीजिंग होता है, तो मैंने क्या बताया था, जब कॉस इनवर्स का मतलब किसी का भी ग्राफ जब डिक्रीजिंग होता है तो उसको उस फंक्शन को लगाने पर या हटाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ कॉस इनवर्स ले रहा हूँ अब इसका, तो कॉस इनवर्स लूँगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स -12 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, पहले लेस देन था। कॉस इनवर्स एक्स ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, कॉस इनवर्स हाफ। अब इससे क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, ये π/2 होता है, नेगेटिव है 0 से पाई में। और ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, π/4। तो बच्चों कॉस इनवर्स एक्स की रेंज आ गई है। ये समझ में आ रहा है बच्चों। अभी रेंज के क्वेश्चन अपन आगे और करेंगे, तो क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। इफ़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3 है, देन फाइंड एक्स। तो हमको एक्स निकालना है। तो अगेन सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कॉस इनवर्स एक्स को हमको देखना है कि वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो क्या ये 0 से पाई के बीच में, हाँ ये 0 से पाई के बीच में है। तो हम दोनों तरफ इसको कॉस इनवर्स को वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस π/3, जो कि क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह से हमारे पास दे रखा है इफ़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2। तो अगेन क्या ये 0 से पाई के बीच में है, हाँ है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो उधर ले गए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2। ये आंसर आ गया। ऐसे इधर देखें, इफ़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -12। अब हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स -12 हो नहीं सकता, 0 से पाई के बीच में नहीं है। और वैसे भी हमने कहा था कि नेगेटिव, कॉस इनवर्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमने लिखा था एक कॉस इनवर्स एक्स कभी नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, 5, यानी नो सोल्यूशन। इसी तरह से इफ़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5π/4 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बच्चों एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, क्योंकि ये 0 से पाई है, नहीं है, 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो इसलिए अगेन नो सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कॉस इनवर्स π/4 इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू बताएं। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने। तो बच्चों ये जो π/4 है, जिसका कॉस इनवर्स लिया जाता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स की वैल्यू तो हम कहाँ देखते हैं, पूरे की वैल्यू तो 0 से पाई के बीच में, और जिसका कॉस इनवर्स लिया जा रहा है वो देखते हैं -1 से 1 के बीच में। तो क्या ये -1 से 1 के बीच में है, हाँ है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो π/4 क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में ही आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही रहेगी, यहाँ पर ये ही रहेगी, वैलिड है। लेकिन इसका कोई वैल्यू, इसकी ये वैल्यू मत निकाल देना 1/√2। कॉस π/4 1/√2 होता है, कॉस इनवर्स π/4 1/√2 नहीं होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया था। बाकी का अगले लेक्चर में करेंगे हम। आज यहीं तक, tan इनवर्स वगैरह का ग्राफ है वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।